नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंद्राणी और ईशान दोनों ही बाहर बैठ के अपने आंगन में बातें कर रहे होते हैं, जहां इंद्राणी ईशान से कहती है कि अभी हमें अपने गांव पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नए आइडियाज़ के साथ वर्क करना चाहिए ताकि हमारे गांव के लोगों का भला हो सके, और कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे गाँव और साफ़ सुथरा और स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़े। जिस पर वो कहते हैं कि क्या मतलब है। वो बताती है कि नाली बनाने चाहिए, और नाली का इस्तेमाल, वैसे तो नाली घर का पानी निकालने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के घर में ड्रेनेज सिस्टम होगा कि वो खुद का पानी जो भी गंदा निकलेगा वो साफ़ खुद ही हो जाए। ऐसे ड्रेनेज सिस्टम खुद ही घर पे बना हुआ होना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं वो कैसे बनेगा। जिस पर वो कहती है कि वो अपने आप तो नहीं बनेगा, ऑफकोर्सली बनाना पड़ेगा, इंटरनेट में देखने पड़ेंगे कि कैसे बनाते हैं उसको। वैसे में मुझे पता है उसके रिलेटेड कुछ पेड़ पौधे। वो बताती है कि पेड़ पौधों का नाम, जिस पर वो कहता है कि अच्छा, लेकिन और जिस पर वो कहती है कि ये नेचुरली पानी की सफाई कर देगा, और मतलब साफ़ पानी को नीचे ले जाने में कम मदद करेगा, और ये हेल्प करेगा बाद में, मतलब यूज़ करने के लिए, बागवानी के लिए, या फिर आप दोबारा उस पानी को यूज़ कर सकें। जिस पर वो कहते हैं यह ठीक है, तो फिर नाली बनाने का क्या मतलब है। जिस पर वो कहती है नाली बनाने का बहुत मतलब है। जैसे अब मान लीजिए कि घर के अंदर बरसात के टाइम पे पानी जो रास्ते में भर जाता है, वो निकलने का जगह तो होना चाहिए, इसलिए हमें नाली बनाने की ज़रूरत है। पर वो कहते हैं अगर नाली बना दिया जाए और पानी निकलने का जगह दिया जाए, तो बाकी तो महीनों में पानी नाली में ऐसे रहेगा ही नहीं, सूखा रहेगा। जिस पर वो कहती है सूखा रहेगा तो क्या दिक्कत है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर नाली सूखा है तो लेकिन तो उसमें कचरा जमते रहेगा ना। नहीं, नाली के ऊपर ढक्कन दे दिया जाएगा ताकि नाली ढका हुआ रहे और वो रास्ते का यूज़ भी हो सके। वो ऐसे रहेगा जैसे रास्ते में है, वो रास्ता ही है। अच्छा, तुम कह रही हो कि रास्ता जैसे है वैसा ही है, बस बीच में या साइड में कहीं नाली रहेगा और पानी उसमें जा सकता है। हाँ, पानी जाने के लिए जगह रहेगा और इस्तेमाल किया जाएगा उस जगह को, मतलब ऐसे सफाई किया जा सकता है साइड में। इसके अलावा डस्टबिन उसी के ऊपर बना दिया जाएगा ताकि चोरी ना हो सके। जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ चोरियाँ हो सकती है, तो डस्टबिन सीमेंट का बनेगा तो वो नाली के ऊपर ही रहेगा, तो वो चोरी नहीं होगा। लेकिन लोग सूखा गीला कचरा अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही में गाड़ देते हैं, और ऊपर से अगर हम अलग अलग करने भी जाएं तो वो सड़ जाएगा ना, तो पानी नीचे में जमा रह जाएगा, और सीमेंट का रहेगा तो सफाई नहीं। जिस पर वो कहती है कि नहीं, उसके नीचे जाली दे दी जाएगी ताकि जो भी लिक्विड रहेगा वो नीचे नाली में जाएगा, और जो सूखा रहेगा वो ऊपर ही रहेगा। जिस पर वो कहते हैं कि आइडिया तो अच्छा है। जिस पर वो कहते हैं हमें अभी अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए। दादी तो बूढ़ी हो गई है, अभी हमें शादी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, और अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं अभी शादी कर लूँ। जिस पर वो कहते हैं कि ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उम्र तो अभी शादी की किसी की नहीं हुई है, अभी तो हमें पढ़ाई करनी है और भी बहुत सारे काम करने हैं। हाँ, राघव ने तो सच में कमाल का काम कर दिया है। जिस पर राघव भागता हुआ आता है और कहता है मेरी बातें हो रही थी। जिस पर इंद्राणी कहती है हाँ, तुम्हारी ही बातें हो रही थी, बड़ी लंबी उम्र है, भागकर क्यों आ रहे हो। जिस पर वो कहते हैं कि भागकर कहाँ, मैं भागकर तो नहीं आया, तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है, हाँफते हुए चेहरा, पसीने से तरबतर, ऐसा तो लग रहा है कि तुम भागते हुए आए हो। नहीं, मैं भागता हुआ नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छे से आराम से आया हूँ। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे। फिर वो इंद्राणी उससे बताती है नाली का कॉन्सेप्ट। तो वो बोलता है हाँ, आइडिया तो अच्छा है, इससे डस्टबिन का डस्टबिन हो जाएगा, कचरा एक ही जगह रहेगा,
और गंदगी भी नहीं मचेगी और सबके घर के सामने डस्टबिन होगा। तो कहा जाए तो घर के सामने ही डस्टबिन होगा तो दिक्कत नहीं होगी, और सफाई करने वाले को एक को रख देंगे जो वहाँ से कचरा निकाल लेगा, और नाली भी गंदा नहीं होगा, जाम भी नहीं होगा नाली। जिस पर वो कहते हैं आइडिया अच्छा है। और वैसे मैंने एक चीज़ सुनी थी, तुम जापान में रही हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा जापान की नलियों में मछलियाँ रहती है। क्या सच में रहती है? इंद्रानी हंसने लगती है और कहती है, हाँ कुछ कुछ नालियाँ ऐसी होती है जहाँ पे लोग मछलियाँ छोड़ देते हैं, और साफ़ पानी चूँकि वहाँ रहता है इस वजह से, और लोग कचरा इसी वजह से काफ़ी हद तक नहीं करते। तो क्यों ना हम अपने देश में ये आइडियाज़, हमारे देश में लोग मछलियाँ खा जाएंगे पकड़ कर। अरे यार क्या मुसीबत है। और वैसे भी मैंने आइडिया दिया है तो नाली को ढक कर रखा जाएगा। बरसात के समय में पानी बगल से नाली में घुसेगा और कुछ नहीं। उसके अलावा डस्टबिन के रास्ते से घुसेगा, और डस्टबिन के रास्ते से, हाँ डस्टबिन में एक छेद कर दिया जाएगा नीचे साइड में, ऐसे होल जैसा, जैसे चूहे का होल होता है ना। चूहे का होल का मतलब टॉम एंड जेरी में टॉम जेरी का जो होल रहता था वो उस तरह का। अच्छा तुम्हें कार्टून बहुत पसंद है? कार्टून तुम्हें नहीं पसंद है क्या? पर मुझे लगता था तुम बचपन में कार्टून नहीं देखती थी। मैं तो देखती थी। किसने कहा मैं नहीं देखती थी? इंद्रानी बोलते हुए मुंह बनाने लगती है, घूम जाती है। राघव कहता है, ये झूठ बोल रही है ना? हाँ ये झूठ बोल रही है। देखा, मैं जानता था ये झूठ बोल रही है। बताओ इधर शक्ल दिखाओ दिखाओ दिखाओ। इंद्रानी तुरंत उठ के बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो देखती है उसकी माँ दरवाजे पर दीवार के पास खड़ी है। इंद्रानी कहती है, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? जिस पर वो कुछ नहीं कहती हैं। वो राघव की ओर देखती है और कहती है, तुम्हें पता था ना? ये कहकर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। उसकी माँ कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? मैं बस इतना कहूँगी कि मैं आपका एहसान नहीं मानती, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ शायद मैं कभी किसी समय में आपका एहसान मानती थी, लेकिन अब मैं आपसे सिर्फ प्यार करती हूँ, मैं एहसान नहीं मानती। मुझे खुशनसीब, मैं बल्कि खुशनसीब मानती हूँ खुद को। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगती है। तब मीरा पीछे से जाकर अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, माफ़ कर दो बेटी, पर मैं जानना चाहती थी कि तुम्हारे मन में क्या है। क्या तुम हमारे एहसानों तले दबी हो, या फिर तुम भी हमसे प्यार करती हो? कहीं तुम हमारे प्यार को एहसान तो नहीं समझती? अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया भी है तो आपको मुझसे आकर पूछना चाहिए था। माफ़ कर दो माँ। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आपको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े? नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर आप मुझसे माफ़ी मांग क्यों रही है? आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो किया मेरे लिए किया, आपको जो सही लगा आपने वो किया। हाँ बचपन में जब मैं यहाँ आई और जब आपका प्यार मुझे मिला, मुझे पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है, इसलिए मैं नहीं जानती कि माँ का प्यार कैसा होता था उस समय। तो मैं बस एहसान समझकर आपके प्यार को अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने इस प्यार पे हक जताना शुरू कर दिया। कभी कभार लगता था कि इस प्यार पे मेरा हक नहीं है, भाई का है। मेरा तो आप पे कोई हक नहीं है, ऐसा मत कहो। इंद्रानी की आंखों में आंसू थे। उसकी माँ उसे सामने से गले लगाने के बारे में सोच रही होती है। तभी इंद्रानी रोकती है अपनी माँ के हाथ को थाम कर, मुझे मत देखिएगा,
बस ऐसे ही गले लगाए रखिए। उसकी माँ पीछे से ही उसे गले लगाती है, उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, अपनी माँ के सामने रोने से शर्मा रही हो? नहीं, बस अपनी माँ को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मुझे आदत नहीं खुद को कमज़ोर दिखाने की। अपनी माँ के सामने भी नहीं। पता नहीं, मैं कभी रोई नहीं। मैं हमेशा मज़बूत रही। मैंने जो करना चाहा मैंने वो किया। मैं लोगों का दिमाग पढ़ सकती थी, इसलिए मैं शांति से अपना काम करते रही। मैंने कभी किसी बारे में नहीं सोचा। पर तुम्हें क्या हमारे बारे में मीरा कहने ही वाली होती है कुछ, तब इंद्राणी कहती है, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ और बस प्यार करती हूँ और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं होता। और अगर आपको मेरी बात झूठी लगती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं प्यार करती हूँ आपसे और आपका एहसान नहीं मानती, बल्कि एक किस्मत मानती हूँ, जैसा कि मैंने माना और कहा है। जिस पर ईशांत कहता है, माँ वो सच कह रही है, अब मान भी जाओ। जिस पर वो इंद्राणी को छोड़ ईशांत की तरफ देखती है और कहती है, तू यहाँ हमारी बातें सुन रहा है? जिस पर ईशांत कहता है, माँ आप भूल रही हैं, मैं भी एक माइंड रीडर हूँ। उसके साथ साथ अब मैं भी उतना ही इंटेलिजेंट बन गया हूँ और बहन के माँ दिमाग में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। और वो जाकर इंद्राणी को गले लगाता है और कहता है, तुझे रोने का मन है तो रो ले, तेरा भाई है यहाँ। वो अपने भाई को गले लगाती है और बहुत रोने लगती है। अपना सर अपने भाई के चेहरे सीने से लगाकर बहुत रोती है। उसका चेहरा उसके कपड़ों में जैसे सीने में छिप गया हो और वो अपने भाई को गले लगाए बहुत रोती है, बहुत रोती है। उसका कपड़ा पूरे आंसू से भीग जाता है और उसके बाद उसका जब दिमाग शांत होता है इंद्राणी का, तभी ईशांत कहता है, क्या तुझे अच्छा लगा? जब वो रो रही थी तो उसके सर पर हाथ रख वो सहला रहा होता है। उसकी माँ भी उसके कंधे पे हाथ रख उसे सांत्वना दे रही होती है। राघव कुछ समझ नहीं पाता तो वो बस बचकानी बातें करने लगता है। यार तू कितनी कमज़ोर है, मुझे समझ नहीं आता तू कैसे रो सकती है। मैंने तुझे कभी ऐसा नहीं देखा, ये नहीं वो नहीं, आलतू फालतू बात कर रहा होता है। तो ईशांत उसे कहता है, चुप कर जा, अभी कुछ नहीं। फिर वो भी जाकर उसे गले लगा लेता है। ईशांत, इंद्राणी, फिर राघव, तीनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। उसकी माँ बस अपनी बेटी के सर को सहलाते हुए कहती है, अब बस कर दे, क्यों इतना रो रही है? जिस पर ईशांत कहता है, माँ उसके मूड स्विंग्स हैं, आप न समझोगी। जिस पर वो कहती है, क्या सच में? हाँ, लगता है पहली बार वो अपने इमोशंस को सही तरीके से महसूस कर रही है। ये कहकर वो अपने आप को समझाती है और जब वो शांत होती है तो फिर वो अपने आंसू पोंछती है। और जब वो आंसू पोंछती है तो सबसे पहले तो वो राघव को खुद से दूर करती है और कहती है, हट। तो वो बोलता है, गाय बकरी की तरह हट हट कौन सी करती है? हाँ, तू रो रही थी तो मैंने भी तुझे गले लगाया। मैंने कहा कि तू मुझे गले लगा सकता है। मेरा भाई से मैंने गले लगाया था, तू कहाँ से आ गया? अरे यार, दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। दोस्त गया भाड़ में, जा अपने घर जा, मुझे अपने भाई से बात करनी है। ये बोलकर वो कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। वो चला जाता है। इंद्राणी
अपने भाई के कपड़े को देखती है और कहती है, मैंने बहुत गंदा कर दिया ना। ये देखकर इंद्राणी बोलने के बाद ईशान तो हंसने लगता है और कहता है, आंसू से तो भीगा है, सॉल्ट ही तो है। अच्छा, और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पसीना भी निकलता है तो नमकीन ही होता है। क्या बकवास कर रहे हो भैया? देखो, सेम आँख से और पसीना दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं और सेम ही टेस्ट के होंगे। आपने पसीना चाटा है क्या? नहीं, पर आंसू तो चखे हैं मैंने। आपने अपने आंसू चखे हैं? हाँ, बचपन में चखे थे। क्या सच में? हाँ, टेस्ट नमकीन नमकीन अच्छा लगता है। वाह भैया, आपको यही एक चीज़ मिला था? फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। मीरा भी उन दोनों को देख खुश होती है। फिर वो इंद्राणी अपनी माँ को गले लगाती है। फिर राघव भी गले लग जाता है अपनी माँ के। ये बहुत प्यार भरा पल होता है जब तीनों एक दूसरे को गले लगाए रो रहे होते हैं और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे होते हैं। अचानक से इंद्राणी के इस तरह उदास होना सभी को परेशान कर रहा होता है। उधर से मुथु भी आ जाते हैं और मुथु भी आकर कहते हैं, क्या बात है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब घर के बाहर यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं, ईशांत कहता है, सभी प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। तो फिर मुथु भी आकर के उन्हें गले लगा लेता है पीछे से और कहता है, मुझे भी गले लगाना है सबको। फिर वो भी गले लगाते हैं और कहते हैं, अब घर चलें, सब बाहर में ही करना है क्या? क्या मतलब? मीरा कहती है। मुथु कहता है, मतलब ये है कि सब आराम करो, सारा दिन काम किए हैं, मेला में इतना थकान हो गया, अब सोने चलो और तुम लोग दोनों भी सो जाओ। वो बोलता है, ठीक है। मीरा और मुथु खड़े रहते हैं और ईशांत और इंद्राणी घर के अंदर चले जाता है। वो घर में जाने के बाद अपने भाई भैया को गुड नाइट कहती है और अपने कमरे में जाती है, जहाँ दादी ऑलमोस्ट खराटे मार के सो रही होती है। तभी मीरा और मुथु इधर बाहर जो खड़े रहते हैं वो बात करते हैं। मुथु पूछते हैं, क्या हुआ है? जिस पर मीरा कहती है, मुझे एक बात पता चली। जिस पर वो कहते हैं, क्या? यही कि हमारी बेटी हमसे कितना प्यार करती है। क्या मतलब हमारी बेटी हमसे कितना प्यार करती है, ये बात पता चली? हाँ, आपको पता है, जब वो आई थी बचपन में तो वो एहसान मानती थी जो कुछ भी हमने किया। और क्या सच में वो हमें एहसानमंद समझती है? हाँ, समझती तो है, लेकिन साथ में अब मुझे ये भी पता चला कि वो हमसे प्यार करती है। वो हमसे बहुत प्यार करती है और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो अब हमसे प्यार करती है। ये कहते हुए वो बात करते करते अंदर जाते हैं। फिर आंगन में जाने के बाद घर के बाहर चौखट पे वो दोनों फिर बैठ जाते हैं। इंद्राणी और ईशान दोनों ही सोने चले जा चुके होते हैं। घर के लाइट्स काफ़ी हद तक बंद हो चुके होते हैं। मुथु और मीरा बाहर दरवाजे पर रहते हैं। मीरा मुथु के पैरों पे सर रख कहती है, आज सच में बहुत थक गई हूँ और सुकून भी महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने बरसों की थकान ख़त्म कर दी। क्या तुम्हारे मन का बोझ ख़त्म हुआ? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनना कि वो हमसे प्यार करती है हमारी शुक्रगुजार सिर्फ नहीं है, अच्छा लगा कि अब वो हमें अपना परिवार समझती है। ये जानकर अच्छा लगा, बहुत खुशी और सुकून महसूस हुआ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। आपने इतना समय हमें दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समय और आपकी
स्वस्थ जीवन की कामना कामना करती हूँ मैं। उम्मीद है